2025 के बड़े प्रोमिनेंट केसेस रहे। इन्वेस्टिगेशन में लूप होल्स के जरिए उन केसेस में मुल्जमान को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा। मुस्तफा आमिर केस में तफ्तीशी अफसरान वो कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। जब मुस्तफा आमिर कत्ल केस में अरमगान को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है तो वहां अरमगान उस पर फायरिंग करता है पुलिस पर, और वहां पर एक लड़की की मौजूदगी भी है सीसीटीवी में। दौलत का नशा, पैसे का खुमार और वो एलीट जिनके साथ वो ताल्लुकात में था, सिक्का उछालना, फिर उसको मौका देना कि अब तुम भाग सकते हो, और फिर एक स्टील के रॉड से उसको इस हद तक तशद्दुद किया गया कि वो लड़का चलने फिरने लायक नहीं था। जो डेटा रिकवर हुआ है उसमें कहां से इंटरनेशनल लेवल पे जो ड्रग्स ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, जो कार्टेल जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, और फिर यहाँ की जो अशराफिया इसमें इन्वॉल्व है, जो बड़े बड़े नाम इसमें इन्वॉल्व है, कौन सामने आया? ये केस ऐसे ही लटकेगा और लटकता चला जाएगा। एक और बड़ा केस है जिसको पता नहीं शवाहिद मिट गए या मिटा दिए गए, वो था हुमैरा असगर कत्ल केस। हुमैरा असगर केस में ये मर्डर नहीं साबित हुआ। क्यों? गन पॉइंट पे बॉडी उन्हें दी गई। जब पुलिस ने ये कहा कि आप लोग इसमें यू पीपल आर कल्प्रेट, तो फिर जाके तो वो बॉडी ले रहे हैं। हुमैरा असगर इस माशरे की सितम ज़रीफ़ी का शिकार हुई, अपनी इंडस्ट्री की सितम ज़रीफ़ी का शिकार हुई, या हुमैरा असगर अपने साथियों, अपने दोस्तों के जुल्म का निशाना बन गई? साल 2025 के संगीन नोयत के मुकदमात और उसमें पुलिस की कमजोरी और नाकामी, प्रोसिक्यूशन ब्रांच की सर्दमोहरी और खामोशी की वजह से मुद्दई मुकदमे को बड़ा नुकसान पहुंचता है। वो नुकसानात क्या हैं, उनका अजाला कैसे हो सकता है, और इन पर्टिकुलर केसेस में कहां कहां पर पुलिस की नाअहली सामने आई है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सीआईए ऑफिसर ज़हीरुद्दीन बाबर आवान साहब। आज हम उन केसेस पर बात करेंगे जो 2025 के बड़े प्रोमिनेंट केसेस रहे, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं पुलिस की मैलाफाइडी के जरिए या इन्वेस्टिगेशन में लूप होल्स के जरिए उन केसेस में मुल्जमान को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा। ऐसे ही सबसे पहला केस मुस्तफा आमिर कत्ल केस है, जो जुबान ज़द आम हुआ और एक नौजवान को अरमगान और शिराज नामी लड़कों ने कत्ल किया। तशद्दुद करने के बाद उसकी लाश को भी आग लगाई। बलूचिस्तान में एधी को इत्तला मिली और वहां से उसको वो रिसीव किया। उसके बाद ये केस चला। ये मुस्तफा आमिर कत्ल केस, ये यकीनन आपने स्टडी किया है। क्या लूप होल्स थे इन्वेस्टिगेशन के और कैसे ये मंजर आम पे आया? आपने एक ऐसे केस को छेड़ा है जिस पे बहुत गुफ्तगू हो चुकी। अव्वल में इस केस को स्टडी किया था, और फिर जो केस मैं एक बार स्टडी कर लेता हूँ उसके फिर बाद में फॉलो अप भी रखता हूँ, मालूम करता रहता हूँ कि आपकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। तो पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल से वापस चलते हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल इस केस की कुछ इस तरह से है कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, अरमगान और वो जो उनके वालिद साहब हैं वो गिरफ्तार हैं, और ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हो सका। ट्रायल इसलिए शुरू नहीं हो सका कि सबसे अव्वलीन सतह पे जो ट्रायल कोर्ट थी वो ट्रायल कोर्ट का ट्रांसफ़र हो गया, ये केस लटक गया, और फिर बादज़ां 14 ट्रायल कोर्ट्स में से अब 7 ट्रायल कोर्ट्स बाकी रह गई हैं। कुछ उसमें कमी की गई है, लिहाजा ये केस अभी तक समाअत के लिए कोर्ट में मुकर्रर नहीं हो सका। इसमें जो एविडेंसेस कलेक्ट की हैं मुख्तलिफ अदारों ने, उसमें साइबर क्राइम की जानिब से भी कुछ कार्रवाई है, मुतल्लिका पुलिस की जानिब से भी कुछ कार्रवाई है, इसमें फौजदारी जराइम भी है और साइबर क्राइम भी है। मुस्तफ़ा आमिर कोई दूध का धुला नहीं था। जब आप ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाते हैं जिसमें नारकोटिक्स भी हों, जिसमें ख़वातीन से दादे आयश लेना भी शामिल हो, बिल्कुल सही है, और जिसमें आपकी जाली फेक नमूदो नुमाइश भी शामिल हो, और आप उन लोगों में उठना बैठना शुरू कर दें जो पहले से खराफात में मुब्तला हैं, तो फिर मामला बहुत दूर तक जाता है। इसमें फिर वही जो मैं शायद आप ही के साथ पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि औरत, ख़वातीन से नाजायज़ ताल्लुकात, ख़वातीन का एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र, ये एक बहुत अलमिया है।
हमारे माशरे में ये आम हो रहा है। वाइफ स्वैपिंग तक तो शुरू हो चुकी, आपने यकीनन सुना होगा, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं आप। खवातीन को पहले ताल्लुक बनाया जाता है, फिर जब उनकी मुद्दत ताल्लुक की पूरी हो जाती है तो फिर उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है, और ये आम है। यही इस केस में हुआ कि जुमा का पहले ताल्लुक मुस्तफा आमिर के साथ था जी। और उसके बाद फिर अरमगान के साथ था। अरमगान के साथ। और अरमगान और जो लड़का है मुस्तफा आमिर, इनकी दोस्ती क्या नारकोटिक्स की वजह से थी? नारकोटिक्स। देखिए, मुस्तफा आमिर जो है वो इस सारे वाकया से पहले वो गिरफ्तार भी हो चुका है। उसके खिलाफ नारकोटिक्स की ज़िमन में मुकदमा है। और मैं समझता हूं कि वालिदैन जो हैं, ये बहुत से लोग इस पे नाराज भी होंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां बनती है? पेरेंट्स पे, नो डाउट। ये जो हमारी ये जनरेशन है जिसे हम जेन जी का नाम देते हैं, या इससे पिछली जनरेशन जिनकी उम्र कुछ 26-27 साल, वो अल्फा तो खैर अभी बच्चे हैं। अल्फा के भी बड़े हालात खराब हो चुके हैं। वो कभी आप मुझे मौका दीजिएगा, मैं उस पर बड़ा परेशान हूं कि क्या होने जा रहा है जी। अल्फा को लेके बड़ी बड़ी संगीन सूरत हाल है, और वो अभी से अगर ना संभाली गई तो आइंदा आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, वो एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा जिसे संभाला नहीं जा सकेगा। अब ये जो मुस्तफा आमिर का मामला है, इसमें औरतों का एक दूसरे के साथ क्लैश बन गया। अरमगान और ये कोई दोस्ती वोस्ती ही नहीं। इस तरह के क्राइम्स जो करने वाले लोग होते हैं, उनकी दोस्तियां नहीं होती, मफादात होते हैं। नारकोटिक्स से रिलेटेड मफादात, वो जो साइबर क्राइम कर रहे थे, डब्बा एक्सचेंज एटसेट्रा एटसेट्रा, उससे मुतल्लिका मामला, फिर जो इलीगैलिटी सबसे बड़ी, ये अरबों का मामला था। हाँ, 17 अरब रुपए जी कहते हैं कि उसके अकाउंट से ये अरबों का मामला था, ये कोई लाखों करोड़ों में नहीं था। अच्छा, ये स्टार्ट में तो ये मामला उस वक्त सामने आया ना कि जब लाश मिली है और उसके बाद मार्क एक्स गाड़ी जली हुई मिली। नहीं, मामला जो है वो उस वक्त सामने आया जब मुस्तफा आमिर मिल नहीं रहा। हाँ ठीक है, पहले रिपोर्ट दर्ज हुई कि मुस्तफा आमिर के लिए अब उसकी जो वालदा साहिबा है, मतलब मैं आई एम सॉरी टू से, अगर माशरती सुधार का कोई इदारा हो तो ऐसे वालिदैन को सबसे पहले बिहाइंड द बार्स होना चाहिए, जिनके इल्म में है कि हमारा बच्चा रातों में क्या करता है। सर, कैसे मुमकिन है? एक बाप हो सकता है बहुत मसरूफ हो, घर पे तवज्जो ना दे सकता हो, वो माँ जो 24 घंटे अपने बच्चों को लुक आफ्टर कर रही, या तो फिर वो बच्चों को लुक आफ्टर नहीं कर रही, वो कुछ और ही कर रही है। और बच्चों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, चीजें पैसा कहाँ से आ रहा है? हम किसी जमाने में कहा करते थे कि जो बच्चा, जिसे आप एक सेकंड हैंड वो बाजार से लेके देते हैं, जो लिबास, कोई जीन्स, कोई शर्ट्स वगैरह, ये वो, और वो किसी दिन लीवाइज या रेंगलर पहन के फिर रहा हो, और आपने उसको एक 3310 मोबाइल किसी बेटी को लेके दिया है, और वो अगले दिन स्मार्टफोन लिए फिर रही हो, तो फिर किसका फर्ज बनता है कि वो उसको मॉनिटर करे? वालिदैन का सबसे पहले। आप जिस एज में हैं और जिस एज में मैं हूं, हमारी एज में तो वालिदैन ही हमारा लिबास तय किया करते थे। बिल्कुल ऐसे। बैग, स्कूल बैग की तैयारी से लेके लंच बॉक्स तक और ईद के कपड़ों तक की तमाम तर चेक एंड बैलेंस जो था वो पेरेंट्स का था। और जुर्रत नहीं थी कि हम स्कूल से वापसी पे किसी एक पेंसिल का भी इजाफा हमारे बैग में हो। और अब वालिदैन जुर्रत नहीं कर रहे कि वो बच्चों का बैग चेक कर सकें। प्राइवेसी जो है वो बड़ी मुकद्दम हो गई है, जेन अल्फा है उसके लिए, कि आप उनकी प्राइवेसी में मुखिल नहीं हो सकते। और यही मुस्तफा आमिर के केस में और यही मुस्तफा आमिर के केस में हुआ। नो डाउट बज़मी साहब, जो बच्चे हैं वो अब हदें क्रॉस कर चुके हैं, पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन सर, क्या अगर बच्चे पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं है तो वालिदैन को फिर मामलात से दरगुजर करना चाहिए, आंखें मूंद लेनी चाहिए? क्या उस सिलसिले में सर एक फैमिली स्ट्रक्चर तबाह हो चुका है? पहले अगर वालिदैन का कंट्रोल नहीं होता था तो कोई चचा, ताए, कोई फैमिलीज, कोई मामू, और इस तरह से आपकी जो फैमिली होती थी वो लुक आफ्टर करती थी, वो नजर भी रखती थी। बिल्कुल ऐसे। अब हर एक एज एन इंडिविजुअल जिंदगी जी रहा है। मुस्तफा आमिर के साथ भी यही कुछ हुआ। मुस्तफा आमिर का कनेक्शन जी नारकोटिक्स की वजह से था 100%।
और अरमगान और शिराज एक अरसे से ये काम कर ये रहे काम कर रहे थे। ठीक और है। बहुत से और लोग हम्म, जो आपने अपने सवाल में फरमाया कि पुलिस की जानिब से या कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कहाँ गलतियां होती हैं, कहाँ कोताही होती है, तो सर वो गलती और कोताही नहीं कहा जा सकता उसको। उसे जानबूझ के उसको उसे मफादात का मामला कहा जा अच्छा, सकता अभी है। इसी केस में जी जब मुस्तफा आमिर के कत्ल केस में अरमगान को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है, जी तो वहां अरमगान उस पर फायरिंग करता है पुलिस पर, जी और वहां पर एक लड़की की मौजूदगी भी है सीसीटीवी में। जी बिल्कुल है। अब जब फायरिंग होती है अरमगान की जानिब से, तो एक डीएसपी जख्मी हो जाते हैं, एक इंस्पेक्टर जख्मी हो जाते हैं। जी उसके बाद पुलिस गिरफ्तार किसको करती है? सिर्फ अरमगान को। जी तो क्या उस लड़की को गिरफ्तार करना नहीं बनता था? देखिए सर, खवातीन के मामले में हम्म, हमेशा से प्रॉब्लम्स रहे हैं। हम्म, खवातीन सिर्फ उस सूरत में गिरफ्तार की जाती हैं जब वो बराह रास्त किसी जुर्म में इन्वॉल्व इन्वॉल्व हो, वरना उनको गवाह तो रखा जा सकता वरना है। उनको गवाह रखा जा सकता है, हाँ, लेकिन गिरफ्तारी बनती नहीं है। तो ये सर किसी भी जो नारकोटिक्स के जेर असर है, हाँ, वो खा कोई भी है, वो खा अरमगान है या किसी एक मामूली नौयत की गली का रहने वाला कोई लौंडा लपाड़ा है, यही रद्द अमल आपको मिलेगा जो अरमगान की जानिब से हुआ। कि फायरिंग उन करनी चाहिए। ड्रग्स के जेर असर हाँ, आप इंसानियत की हदें क्रॉस कर चुके होते हैं। आप इंसानियत की हदें क्रॉस करते हैं तो फिर आप एक से जायद खवातीन के साथ भी ताल्लुकात इन्वॉल्व हो बनाते हैं, जाते हैं, ताल्लुकात कायम कर लेते हैं, शर्मो हया के दायरे से बाहर निकल जाते हैं। तो ये अरमगान उस नशा के बायस, ड्रग्स इनटेक के बायस इंसानियत के दायरे से बहुत आगे जा चुका था। और फिर सबसे अव्वल दौलत का नशा, पैसे का खुमार, और वो एलीट जिनके साथ वो ताल्लुकात में था। अब ये भी तो एक अलमिया है ना सर, कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई किसी ना किसी नौयत की ड्रग इस्तेमाल की जा रही है। ये एक जिन है जो बोतल से बाहर आ चुका है और ये अब काबू में नहीं आ रहा। बिल्कुल सही है। तो अरमगान के जो वालदैन हैं, बिल्कुल सही है, उनका फ़र्ज़ पहले बनता था, लेकिन इसके बाद अरमगान की उन्होंने इस हद तक सपोर्ट की और अपने पैसे का इस्तेमाल, अपने सियासी असर और रसूख का इस्तेमाल इस हद तक किया कि उन्होंने कई जजेस के भी तबादले करवाए। सर ये अरमगान के वालिद बुजुर्गवार, मतलब अब मैं क्या क्या किस्सा कहूं कि वही वालिद जिसने उसे लुक आफ्टर करना था, उसको बचाना था मामलात से, वो खुद उसका शरीके जुर्म है। बैरून मुल्क बैठ के वो सारे के सारे कारोबार को शुरू करने वालों में है, इसीलिए आज गिरफ्तार है। कोई पागल वागल नहीं है। उसने ड्रामा किया, पागल ड्रामाई अंदाज में ये केस खराब करने की कोशिश की, अदरवाइज वो खुद भी ड्रग एडिक्ट है। ये सारे का सारा खानदान ड्रग एडिक्ट है। अगर ड्रग एडिक्ट ना होता, किसी को कत्ल कर देना सडन प्रोवोकेशन के तहत, अचानक आप इश्ताल में आ गए और आपने किसी का मर्डर कर दिया, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। प्लान्ड मर्डर करना एक तीसरी चीज है, और एक एज अ गेम किसी को कत्ल करना, तो ये उसने एक वीडियो गेम का तरीकाकार इख्तियार किया है इस लड़के को, मुस्तफा आमिर को कत्ल करने में। सिक्का उछालना और फिर उसको मौका देना कि अब तुम भागो, भाग सकते हो, और फिर एक स्टील के रॉड से उसको इस हद तक तशद्दुद किया गया कि वो लड़का चलने फिरने लायक नहीं था। और फिर उसको डिग्गी में डाला, फिर 130 किलोमीटर दूर गया वहां से, कराची से बलूचिस्तान के इलाके में, गालबन कोई 400 किलोमीटर। और वहां पे आग लगाई, आग लगाने के बाद वापस भी आ गया। हब एक इलाका है, वहां पे जाके ये सारा सिलसिला हो रहा है, और हब जाके भी कोई वो ऐसे ही नहीं उसको छोड़ रहा, वहां जाके बाकायदा देखे ना, उसने उस गैस का अरेंजमेंट किया, मींस कि ये सारा प्लान उसके दिमाग में था कि मैंने इसको जलाना है। बिल्कुल ठीक है। फिर उसे जलाया कैसे? वही ड्रामाई तश्कील, फिल्मी अंदाज में। तो ये क्या था?
ये इंसानी काम था, तो ये ये गैर इंसानी काम। नारकोटिक्स के मामला तो इनके ठीक चल रहे थे। जो एसपी इन्वेस्टिगेशन की स्टेटमेंट आई थी, उनका कहना था कि जब ये मामला लड़की का हुआ कि जो जुमा है वो अरमगान की दोस्त बन गई, तो उसने कहा कि मुझे तंग किया जा रहा है मुस्तफा आमिर की जानिब से, क्योंकि मुस्तफा आमिर के साथ वो पहले से ताल्लुक में थी। तो उसके बाद उसने कहा था आई विल फिनिश हिम, ये जुमा को उन्होंने कहा। देखिए, इसमें दो राय हैं। एक तो ये है कि ये जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, ये अव्वलीन सतह पे तो ड्रग्स का इस्तेमाल करके खुद को बड़ा पावरफुल समझते हैं। आप समझ रहे हैं ना, किस एंगल, हवाओं में उड़ते हैं। लेकिन लेटर स्टेज पे ये सेक्सुअली भी बिल्कुल खसी हो जाते हैं। इसका जो एंड है, एंड रिजल्ट ये है कि मर्द रहते नहीं है। ये अव्वलीन सतह पे खुद को मर्द बनाने के लिए ऐसी खराफात करते हैं, लेकिन बादजा फिर जो ये होते हैं ये वो भी नहीं रहते। तो अरमगान का जो दूसरी राय है वो ये है कि वो वीक था और उसे इस बात का ताना दिया गया। शायद आपकी नजरों से गुजरा हो वो छिला हुआ केला, जो अरमगान को मुस्तफ़ा आमिर ने एक व्हाट्सएप पे तस्वीर भिजवाई थी। वो क्या था? वो भी वो एक ताना था जो यू आर सेक्सुअली वीक, जिस वजह से अरमगान को ये पता चला कि ये मुस्तफ़ा आमिर के साथ भी इन्वॉल्व है, कि उसे किसी एक रात की बेहुदा हकीकत बताई गई। तो वो राजदार था मुस्तफ़ा आमिर अरमगान की रातों का, अरमगान की सुबहों और शामों का। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है इस मर्डर की, कि जिस इंसान में जो कमजोरी होती है, ये एक नफ्सियाती बात है, जिस इंसान में जो कमजोरी होती है उस कमजोरी को लेके वो चिढ़ता भी है। और वो उसे अपनी अना का मसला भी बनाता है। बसूरत दीगर अगर कोई नॉर्मल आदमी है तो वो तो उसे एक मजाक की सूरत में लेगा। अगर सर मुस्तफा आमिर कत्ल ना होता जी, ये मामला सामने ना आता जी, ठीक है, गुमशुदगी की रपट दर्ज ना होती, तो ये कार्टेल नहीं पकड़ा जाना था मनशियात तो का। कार्टेल कौन सा पकड़ा गया जी? मनशियात पकड़ा नहीं गया, मतलब सामने चीजें ना आती। ये कभी भी, ये सामने आने के बाद भी क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। आप एक साजिद हसन है, उनका बेटा वो नारकोटिक्स हाँ जी सप्लाई करता था। इसमें क्या क्या चीजें सामने नहीं आई। और इसमें वो जो सैकड़ों की तादाद में जो लैपटॉप्स हैं, उनका जो डेटा है, जो डेटा रिकवर हुआ है, उसमें कहां से इंटरनेशनल लेवल पे जो ड्रग्स ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, जो कार्टेल जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, और फिर यहाँ की जो अशराफिया इसमें इन्वॉल्व है, जो बड़े बड़े नाम इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन सामने आया? किसी को सामने नहीं लाया गया। तो ये नाकिस कारकर्दगी है पुलिस की। नाकिस उसके बाद टेकअप किया एफआईए ने, तो फिर वो सारी चीजें देखें, केस बनता था एफआईए का। ये 4 तरह के केसेस हैं। एक तो वो एनकाउंटर जो हो रहा है वो एक अलग से केस है। फिर जो इसमें मर्डर है वो एक अलग से केस है। फिर इसमें जो साइबर इन्वॉल्व है वो एक अलग से केस है। फिर इसमें जो इंटरनेशनल लेवल पे स्मगलिंग है वो एक अलग से मामला है। तो ये 4 मुख्तलिफ मामलात सर, जब तक वो वाली एजेंसीज जो आपके बॉर्डर को कंट्रोल करती हैं, कस्टम्स के हवाले से, उसमें एफआईए भी शामिल है, वो इन्वॉल्व ना हो तो स्मगलिंग हो ही नहीं सकती। मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि एक चीज ट्रांसपोर्ट होके ऑल द वे लॉन्ग किसी दूसरे मुल्क से यहाँ आ रही है? तो सारी की सारी ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स है ही नहीं इसमें जो पाकिस्तान में। ये सारी अमेरिका से और यूरोपियन कंट्रीज से मंगवाई जा रही है, यूरोपियन कंट्रीज से आ रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ, एक नौजवान लड़का जी, वो भी नौजवान ही है ना अरमगान। एक लफ्ज बोल दूं जी जी, अगर आप इजाजत दें, अगर हमारे नाज़रीन को बुरा ना लगे, रुपया सब दा पनवैया। हम लोगों ने एक मुद्दत हो गई, हमारी नौजवानी से ये सुनने को मिल रहा है, जो जीरक लोग कह रहे हैं कि अब जो पैसा है उसे बहनोई बना लिया गया है। पैसा मुकद्दम हो गया तमाम रिश्तों पे, तमाम दोस्तियों पे, तमाम ताल्लुकात पे। अब तो शादियां बिजनेस हैं। बिल्कुल सही है। अब ये अरमगान इतना बड़ा नेटवर्क चला सकता था किसी की सपोर्ट के बगैर? वो नहीं चला, सामने आई, नहीं चला सकता था, नहीं आएगी सामने। ये केस ऐसे ही लटकेगा और लटकता चला जाएगा। कौन सा ऐसा बड़ा केस है बज़मी साहब जो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा? क्यों नहीं पहुंचते? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप पुलिस डिपार्टमेंट में रहे हैं,
क्या पुलिस सियासी असर रसूख में आ जाती है, उन पे प्रेशर आ जाता है, या उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है अगर करना चाहें तो? जो उलमाए दीन का फर्ज है जो उन्हें पूरा करना है, उसके एवज हम उन्हें भीख दे रहे हैं। आप अपने टीचर को क्या दे रहे हैं? भीख दे रहे हैं। उस भीख की वजह से आपकी जो स्कूलिंग है वो एक इंडस्ट्री बन गई है। एजुकेशन एक बकायदा फैक्ट्री बन गई। सेठ के पास ज्यादा जाता है, दूसरे लोगों के पास कम, ठीक है, और डिलीवर बहुत कम अब होता है। आ जाते हैं, ये इब्तदाई तौर पे इन दो शोबों का जिक्र इसलिए किया कि ये भी बराह रास्त माशरे के साथ, सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व हैं। और तीसरा है पुलिस। अब पुलिस की जो सैलरी है और पुलिस के जो रिसोर्सेज हैं, मैं उन्हें जीरो कहूंगा। आप एक ऐसे शख्स को जिसने किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करना है, इब्तदाई तौर पे अदालत मजाज में जाने से पहले केस का फैसला करने वाला कौन है? एक सब इंस्पेक्टर, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, आप जानते हैं वो कितनी सैलरी ले रहा है? वो एक आम कॉरपोरेट अदारे के मामूली नौयत के मुलाजिम के बराबर सैलरी ले रहा है, और विदाउट एनी अदर बेनिफिट। नहीं तो टीएडीए मिलता है उनको कौन सा केसेस का। TADA है? आपके कत्ल की किस तफ्तीश करेंगे, किस TADA की बात? उसका टीएडीए कितना है? मिलता तो है, कागजों में तो है। देखें, कागजों में है, मिल भी जाता है। अच्छा, वो कितना है? बढ़ाया फर्ज कीजिए अगर आपको किसी मर्डर केस की तफ्तीश में कोई 40-50 हजार रुपया मिलता है, ठीक है, फर्ज करें, हाँ, जबकि इतना है नहीं, 50 हजार रुपया आपको मिलता है। मैं ये कह रहा हूं जी कि आप मर्डर केस की तफ्तीश का 50 हजार रुपया दे दें तफ्तीशी अफसर को। 15 दिन का खर्च है मर्डर केस की तफ्तीश का। आपको 3 दफा जिला गैर जाना पड़ जाए 5-6 मुलाजमों के साथ, कितना पैसा खर्च होता है? बिल्कुल ऐसे। सर, मर्डर केस की तफ्तीश आपका अच्छा खासा पैसा बर्बाद करती है। शायद ये आगे चल के मेरे ख्याल में आप ये सवाल करेंगे मुझसे, हम फिर इसका जिक्र करेंगे। वापस आ जाते हैं मुस्तफ़ा आमिर केस पे। मुस्तफ़ा आमिर केस में तफ्तीशी अफसरान वो कुछ करने की पोजीशन में नहीं है जो उन्हें करना चाहिए। अहलियत नहीं है, या अहलियत भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, जिगरा भी नहीं है, और वो ताकत भी नहीं है। ताकत कब आती है सर? ताकत तब आती है जब आप ज़हनी तौर पे, मुआशी तौर पे और अपनी फैमिली के लेवल पे आप आज़ाद हो। अच्छा, एक नुक्ता मुझे यहाँ पे एक और बताएं, आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहे कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में जिन मुलाजमों ने खून साफ किया, खून के धब्बे साफ किए, जो शामिल रहे, पुलिस ने, सिंध पुलिस ने उनको क्या किया कि गवाह के तौर पे रख लिया? क्या वो मुलजिम नहीं होने चाहिए थे? वो बिल्कुल उस जुर्म के बराबर के शरीक हैं। किसी भी एविडेंस को ख़त्म करना, उसको छुपाने में मदद देना, या उसे कुछ इस नौयत का तब्दील कर देना कि वो असल हालत से हट जाए, असल हालत से तब्दील हो जाए, तो वो बिल्कुल जुर्म है। और उन सब को इसमें बाकायदा मुजरम के तौर पे ट्रीट किया जाना था और किया जाना चाहिए था, जबकि नहीं किया गया। ये अगले वक्त में जाके, फाइनल स्टेज पे जाके इसका बेनिफिट किसको होगा? मुलजिम को। तो जब ये पुलिस मुलजिम को बेनिफिट देना चाह रही है तो इसका मतलब है पुलिस बराबर की कसूरवार है। अच्छा, पुलिस क्या करे? पुलिस क्या रिसोर्सेज क्या है पुलिस के नहीं, पास? कौन तो सी ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी सर इसमें पुलिस तो के पास चाहिए नहीं ना। इसमें तो उन्होंने मुलजिम डिक्लेयर करना है कि जी ठीक है, ये अरमगान है, इसको पकड़ा है, और उसके बाद जिन्होंने इस जुर्म में मुआवनत की है उनको भी शामिल तफ्तीश करें मुजरिम की हैसियत से। इसमें जो केस की नौयत है, चशमदीद गवाह कोई नहीं है हकीकत में, कोई चशमदीद गवाह नहीं। वो मुलाजमीन, मैं वही कि जिनके सामने तशद्दुद, मुलाजमीन के सामने तशद्दुद हुआ तो उन्होंने गवाह बना लिया। गवाह बनाया, मुलजिम क्यों नहीं बनाया? एक शख्स अगर आपका मुआवन नहीं है, उसने आपको कोई वेपन ऑफ ऑफेंस हैंड ओवर नहीं किया या वेपन ऑफ ऑफेंस लेके छुपाया नहीं है, वो इस हद तक तो जरूर मुआवन है कि उन्होंने वहां पे सबूत मिटाए। तो मुजरिम होता है जो सबूत मिटाता है। तो गवाह कहां से लाएंगे आप? कौन गवाही देगा?
जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं वो मिसल पे आ चुकी हैं, वो केस फाइल पुलिस फाइल में आ चुकी है। मैंने उसकी स्टडी की है, उनका आपस में राब्ता, वो टाइमिंग्स, उसका जाना, फिर दूसरी जगह जाना, फिर रास्ते में किसी एक होटल पे रुकना, फिर वहां से कुछ फासला पैदल तय करना और फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके कराची तक पहुंचना। ये सारी एविडेंसेस जो है ये कनेक्टेड एविडेंसेस के तौर पे ये केस फाइल में आ चुकी हैं। एट द सेम टाइम शिराज भी बराबर का मुजरम है और ये तय है कि जो मुजरम डिक्लेयर होने से पहले मुल्जम होते हैं, जब तक अदालत उनका फैसला नहीं कर देती तो वो मुल्जम को हक हासिल है कि वो सेहत जुर्म से इनकार कर सकते। अच्छा, ऐसे इसने किया, कितना शातिर आदमी था कि पुलिस के सामने स्टेटमेंट दी, मान गया और उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने उसने कहा कि देखिए ऐसा तो है ही पुलिस के नहीं। सामने दी गई कोई भी स्टेटमेंट जो वो उसकी कोई हैसियत उसकी नहीं है। कोई हैसियत नहीं है जब तक कि वो किसी कोर्ट के सामने स्टेटमेंट ना हो जाए। तो ये जो 161 सीआरपीसी के तहत जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है 164 में वो कम से कम 164 में कन्वर्ट हो तो फिर वो एडमिसिबल है, अदरवाइज वो एडमिसिबल नहीं है। तो व्हाट आई सी इन दिस केस इज कि मुस्तफा आमिर का कत्ल शायद उस तरह से अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। यही तो बात है कि कैसे पहुंचना चाहिए। शुरू से फायदा दिया गया, फायदा नहीं दिया गया। आप इसको यूं कह लीजिए कि फायदा देने की पोजीशन में थे, ना ही उसको नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में थे। हैंडीकैप, मतलब पुलिस अपाहिज पुलिस ने होम्योपैथिक का किरदार अदा किया। होम्योपैथिक का किरदार, होम्योपैथिक बड़ी जबरदस्त मेडिसिन है अगर प्रॉपर दी जाए तो। मैंने चूंकि तालीम हासिल की है होम्योपैथिक की, तो ये रोल तो उनका यही है। ये इनका जो रोल है वो है अपाहज का रोल, लंगड़े लूले अंधे, ठीक है, ना कुछ सुनना, ना कुछ देखना, ना कुछ बोलना। वो तीन बंदर होते हैं ना जी, ये वो तीन बंदर। ये पूरी सिंध पुलिस का ये हाल है। आप तो पुलिस में रहे हैं ना सर? पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस में बड़ा फर्क नजर आता है सर। सर पंजाब पुलिस जो है ना जी, लोग बुरा कहते हैं पंजाब पुलिस को कि बड़ी जालिम है। नहीं, बाज मामलात में तो बहुत ही जालिम है सर आप यकीन कीजिए, जरा जाएं कराची। मैं गया हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पंजाब पुलिस बेहतर है। सर आप ना यहां से निकलते हैं, आप पूरे बदमाश हैं एज ए सिविलियन। ये 5-5 लाख का मोबाइल फोन कान से लगा के आप सड़कों पे खड़े होके अपनी गर्लफ्रेंड से घंटों बातें करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू पंजाब पुलिस। कोई शक नहीं है इसमें, क्या आजादी है घूमने फिरने की। आप रात 2 बजे भी लाहौर में निकल सकते हैं, पंजाब में निकल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नो गो एरिया कोई नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसके साथ साथ उधर पैसा बहुत है सर। सिंध पुलिस में मुकदमात भी कम दर्ज होते हैं। मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 2025 में एक थाना ऐसा है वहां पे कि सिर्फ 267 मुकदमे दर्ज सर। इस तरह तो न्यूयॉर्क में भी मुकदमात बहुत कम दर्ज होते हैं, वो दर्ज ही नहीं करते। लंदन में भी ऐसा ही है। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाएं तो वहां पे भी मुकदमात दर्ज करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो उनका वो नहीं दर्ज करते। वो वहां कहते हैं रिपोर्ट, बस रिपोर्ट होगी, दैट्स इट। यहाँ तो जनाब आलू चोरी हो जाए ना घर से, प्लेट में से, उसकी भी एफआईआर होती है। हमारे यहाँ पे कुत्ता चोरी की भी एफआईआर होती है, हमारे यहाँ पे सेब चोरी की भी एफआईआर होती है, हमारे यहाँ पे एक छोटी से छोटी चीज चोरी हो या स्नैच हो उसकी एफआईआर होती है। ठीक है। अच्छा, मैं जानना ही चाह रहा हूँ, क्या तकनीकी कमी है या वसाइल की कमी है या करना नहीं चाहते? अब एक और केस है, पंजाब पुलिस में जुर्रत नहीं है हरामखोरी की। बड़ी महदूद सतह पे पंजाब पुलिस जो है ना वो बड़ी बचा के, ये वहां पे तो सर नाराज हो जाएंगे बहुत से लोग। सर वहां पे बकायदा एक कॉर्पोरेट कल्चर है पुलिस का, ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है पुलिस। मुझे इत्तेफाक हुआ कराची में कई बार, और जिन तजुर्बात से मैं गुजरा मैंने ये देखा कि वहां पे तो साहब बस अल्लाह ही खैर करे। बता दूं मामूली सी बात के इसी सवाल पे, एक बहुत बड़े मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए कराची जाना था। लाहौर में अभी हालिया आपने सुना होगा इशरा के इलाका में वो
कई किलो सोना लेके एक शख्स गायब हो गया। बिल्कुल। तो इसी नौइयत का एक केस जो था वो 2009 में पुलिस स्टेशन फैसल टाउन के एरिया में हुआ, मॉडल टाउन लिंक रोड पे। एक ज्वेलर ने बहुत से लोगों से ज्वेलरी की मद में, ये ज्वेलर्स की जो बिजनेस होता है ना, ज्वेलरी की मद में इन्वेस्ट होता है, तो वो ज्वेलरी की मद में बहुत सी ज्वेलरी लेके वो गायब हो गया। करोड़ों की थी उस 2009 में। वो केस हम डील कर रहे थे। हमने कुछ लोगों को ट्रेस किया और ट्रेस करने के बाद हमें पता चला कि जो इनका सरगना है, जो गैंग लीडर है, ये 3 रुकनी जो 3 गैंग मेंबर्स हैं, इनका जो लीडर है वो कराची चला गया। ठीक है। और सारी की सारी ज्वेलरी इसके पास कराची में। ये बड़ा मजे का वाकया है, ये व्यूअर्स के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब हमने तय किया कि जाहिर है उसको कराची से अरेस्ट करना है। जो एक शख्स हमने अरेस्ट कर लिया है उसके साथ हमने ये तय कर लिया कि आप उन्हें पकड़वा दें। हाँ, आप उस लेवल के क्रिमिनल नहीं हैं। आपका क्राइम सिर्फ इस हद तक है कि आप उसके मददगार हैं। आपने एज ए सैलरीड एम्प्लॉय बेनिफिट लिया है, आपने इस जुर्म को छुपाया है, आप उसके बेनिफिशियरी नहीं हैं, तो आपको हम रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप उसे पकड़ने में हमारी मदद करें। बिल्कुल सही है। अब वो जो शख्स यहां से कराची चला गया था, उसको ये इल्म नहीं है कि ये पकड़ा गया, कि मेरा साथी अरेस्ट हो गया। इधर ग्वाल मंडी साइड का रहने वाला था। ठीक है। हमने यहां से उसकी टेलीफोनिक उसको कम्युनिकेशन हुई, फोन करवाए, और उसने कहा कि जी पुलिस मेरे घर 3 मरतबा रेड कर चुकी है, मुझे बता मैं किधर जाऊं, मैं तो तेरे साथ था और मेरे पास तो पैसा भी कोई नहीं है और मुझे पैसा वैसा चाहिए भी नहीं, मुझे पनाह दो। मैं अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो मेरा तो घर भी अपना नहीं है, मैं कहां से ये करोड़ों रुपए की रिकवरीज दूंगा। वो कहता है उसको कि चल तू भी मेरे पास कराची आ जा। हमने अब यहां से टीम ने कराची जाना है। एक सब इंस्पेक्टर साहब हैं वो, और उनके साथ कोई 7-8 सबॉर्डिनेट स्टाफ, उनको मैंने तैयार किया कि आप लोग इस मुलजम को लेके कराची जाएंगे। सीनियर्स के साथ बात हुई, सीनियर्स ने जो भी हदायत देनी थी, मुझे बताया गया कि आपने फलां एरिया के जो रेलवे स्टेशन पे उसने आना था, उसे रिसीव करने के लिए, ठीक है, कराची रेलवे स्टेशन पे। तो आपने फील्डिंग लगानी थी वहां? हमने वहां फील्डिंग लगानी थी। हुक्म मिला कि जी आपने फलां एसपी साहब से जाके मिलना है। ठीक, मैंने अपनी टीम से कहा कि आप लोगों को तकरीबन 24 घंटे लगेंगे पहुंचने में। उन्हें मैंने यहां से रवाना किया, खुद मैं बाहर चला गया एडवांस, ताकि पहले जाके ग्राउंड सेट कर लें। सारा दिन मैंने कोशिश की कि मुझे वो एसपी साहब मिल जाए, उनके पास वक्त ही नहीं था। दूसरे नंबर पे आ रहे हैं एसएचओ साहब, अब मुझे एसएचओ साहब से भी मिलना है। 3 मरतबा पुलिस स्टेशन गया, एसएचओ साहब नहीं मिलके दिए। पता चला कि एसएचओ साहब शाम में आते हैं, इवनिंग में, और ब्रीफ केस लेके चले जाते हैं। ये अब मैंने थोड़ा जरा वो मजाइया फिक्रा जुमला बीच में कह दिया, भाई वो एसएचओ करने के आते हैं वहां पे, भाई शाम में आएंगे मियां, भाई अभी तो है नहीं, शाम में आएंगे। मतलब वो साफ जवाब दे, शाम में आएंगे। भाई यहाँ पे एसएचओ आए ना, शाम कोई कहे जी शाम में आएंगे, अगली शाम में मुअत्तल हो जाएगा। वो एसएचओ साहब नहीं मिलके दिए। मैंने यहाँ पे फैसला किया उस माहौल को और उन हालात को मद्देनजर रखते हुए कि यहाँ पे मैंने करना क्या है। खुद ही कर लेना सारा कुछ, मैं आप पे ही करना है, जो भी करना है भी समझो पंजाब है। मैं कहा जी ये भी पंजाब है। हालात मैंने वहां जाके देखे, सारा वो जो रेलवे स्टेशन की सारी जायजा लिया, रिटर्न टिकट लिए ताकि फौरी पकड़ के निकल जाए। अपनी टीम के रिटर्न टिकट लिए। सर ये बड़ा लुत्फ आने वाला है इस वाकये में। आप बड़ा मजा लेंगे इसका। आप एक एसएचओ की जुरिस्डिक्शन में जा रहे हैं, जा रहा हूं, वो दूसरा सूबा है जी, वहां पे आपको किसी तरह से एंटरटेन नहीं किया गया, नहीं किया आपने किसी किस्म का इंतजार नहीं किया कि क्रिमिनल भाग ना जाए, आपने फील्डिंग लगानी शुरू कर दी। हाँ जी, मैंने अब वो जो टीम मेरी पहुंचना है उनके लिए मैंने पहले से रिटर्न टिकट का बंदोबस्त कर लिया, और मैंने उस मुलजम की जिसे हमने वहां से अरेस्ट करना है उसकी भी टिकट ले ली है। ठीक है, मतलब मैं इस हद तक यकीनी सूरत लेके ही जाना है कि मैं लेके जाना है। अब मैंने अपने जाती ताल्लुकात की बुनियाद पे एक कार जो मेरे पास थी और एक डाले का बंदोबस्त किया।
डाला पुलिस का? नहीं डाला। अच्छा, वैसे डबल जी, अपने एक अजीज से कहा कि मुझे डबल कैबिन चाहिए, जिसके पीछे भी बैठने की जगह होती है। तो उन्होंने भी मुझसे पूछा, वो मतलब बड़े सीनियर ऑफिसर थे नेवी के। उनको बताया नहीं आपने? मैंने नहीं बताया उनको, मैंने कहा है चाहिए, मामू मेरे लगते थे मतलब रिश्ते में। तो मैंने उनसे कहा मुझे चाहिए, वो डाला आ गया। अब ये अपने जाती सारा कुछ अपना अरेंजमेंट है। जो टीम का इंचार्ज था, जो लाहौर से ट्रेन में आ रहा था, वो था नबी बख्श, आज वो इंस्पेक्टर है। उसको भी मैंने बताया कि भाई ये थे आपे करना जो करना है। वो भी ज़हनी तौर पे तैयार हो वो गए? भी ज़हनी तौर पे तैयार है। अब सर मैंने डाला उसका ड्राइवर, ये मैंने ड्राइवर समेत मंगवाया था, क्योंकि एक गाड़ी तो मैं चला रहा हूं जो मैंने ली हुई है वहीं से अपने एक और अजीज से, और एक डाला आ गया। अब हमारे पास 2 गाड़ियां हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर पार्क कर दी, खड़ी कर दी। टीम आ गई, मैं भी प्लेटफॉर्म पे चला गया। जो आई कांटेक्ट तय, हमारे इशारे तय, वो आ गया मिलने। हालात देख लें आप, यहां पे चारा डाला आपने? सर आप हालात देख लें। हालात मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हालात क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है सिंध पुलिस की। हम लोगों ने वो सारा जायजा लिया, वो आ गया, इशारा हो गया कि वो आ गया है। अब एक मुल्ज़म हमारे पास है, उसको हथकड़ी लगी हुई है। एक मुल्ज़म उसको मिलने के लिए आ रहा है प्लेटफॉर्म पे। हाँ, वो जो मिलने के लिए आ रहा है, मेरे 7 जवान हैं, मुझ समेत मैं 8। एक को हथकड़ी समेत पकड़ा हुआ है एक जवान ने, और वो जो मिलने आया है उसको हमने हवा में बुलंद किया हुआ है। ये मैं जो बता रहा हूं, खुदा को हाजिर पकड़ नाजर के जान के ऊपर। बता रहा हूं, ये पूरी तफसीलात अल्लाह को हाजिर नाजर जान के बता रहा हूं। पकड़ के ऊपर कर लिया उन्हें? सर एक टांग एक ने पकड़ी हुई है, एक टांग दूसरे ने पकड़ी हुई है, एक ने बाजू पकड़ी हुई है, एक ने ये बाजू पकड़ी हुई है, एक ने गर्दन के पीछे से हाथ डाला हुआ है। मैं उसके नीचे हूं बिल्कुल। हमने उसको जैसे फिजा में किसी को बुलंद कर देते हैं, बुलंद किया हुआ है ऑल द वे लॉन्ग। बज़मी साहब, हम उसको लेके प्लेटफॉर्म से रेलवे स्टेशन के बाहर आते हैं, लाके उस डाले में फेंकते हैं। हमें किसी ने नहीं पूछा आप कौन हैं। आप सिविल में थे ना? हम सब सिविल में थे। हाँ। वहां सामने उनकी पिकेट पे 2 बंदे खड़े हुए हैं, वो जो रेलवे पुलिस वाले, के? रेलवे पुलिस। नहीं, कोई नहीं पूछ रहा कौन हो जी, कित्थों आए हो, ना किसी ने नहीं पूछा। हालांकि आप ज़हनी तौर पे तैयार थे, को पूछेगा। हमें ये था कि यहाँ पे अच्छा खासा तमाशा बनेगा, हाँ। तो चले फिर पुलिस इन्वॉल्व होगी। हाँ, चलो होगी तो सही। होगी तो सही। और उनको पहले कन्वे किया और जा उनको चुका। पहले कन्वे किया हुआ, हम इसको फॉर्मली अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट करके हम इसको एंट्री डालेंगे एंट्री अभी। डालेंगे, जो भी फिर लीगल प्रोसेस है वो हाँ। कंप्लीट कर लेंगे। सर कोई नहीं आया। अब गाड़ी में जब उसको फेंक दिया, गाड़ियां वहां से निकाल ली। हाँ। अब मेरे जवान कहते हैं सर जी ਅਸੀਂ ਤੇ सदर बाजार तो वो जड़ा ना कुछ शॉपिंग करनी है। हाँ, लाइट हाउस। ले जी, अब हम उनको सदर बाजार लेके गए। मुलजिम को पकड़ा हुआ है, 2 मुलजम मुलजिम 2 गाड़ी में बैठे हुए हैं, और आप शॉपिंग मैं कर रहे अपनी कार पे हूँ, आगे आगे नबी बख्श मेरे साथ बैठा हुआ है, और हम अब सदर बाजार गए हैं। वहां पे जवानों ने जो कुछ लेना लवाना था वो किया कराया। उसके बाद मुझे कहते हैं जनाब अभी टाइम है, ट्रेन में टाइम है। कहते हैं सर खाना खाना है। बिल्कुल बनता था। हमने सर एक जगह पे सदर ही में, वो रोड साइड पे कढ़ाई गोश्त की दुकान थी, वहां पे कढ़ाई बनवाई। हाँ, कोयला कढ़ाइयाँ बहुत बिकती हैं उधर। ठीक सर, वो सर 2 मुल्जमान बैठे हुए हैं, हथकड़ियां उनको लगी वो हुई भी हैं, खा रहे हैं। वो भी खा रहे हैं, हाँ। मेरी टीम भी खा रही है, हम सब लोग बैठ के वहां खाना खा रहे हैं। किसी ने नहीं पूछा? सर कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा। फाइनली सर मुंडे कहते ने जिसी बीच पे जाना है, अच्छा। टाइम है हमारे पास, ज़ाहिर आप आए, मिशन मुकम्मल हो गया है। मिशन कंप्लीट। अभी मैंने किसी सीनियर को नहीं बताया कि मैंने क्या किया है, किसी को नहीं बताया। मजे की बात यह है कि मेरे एसपी कौन थे मॉडल टाउन, राणा याज सलीम मेरे एसपी थे, और ये तमाम तर कोऑर्डिनेशन उन्होंने करवाई थी कि फलां एसपी को मिलना है, फलां एसएचओ तुम्हें ये फैसिलिटेट करेगा, ये करेगा, ये वो सारा कुछ तय था। ठीक है। अब सर हम वहां से बीच पे गए, वहां लड़कों ने बीच पे खूब चहलकदमी भी की। सर ऑल द वे लॉन्ग हम वापस आए, ड्राइवर साहब वो डाला लेके चले गए, टीम को रेल में सवार करवाया। ये जो 2 मुल्जमान थे इनको हथकड़ी लगाई हुई थी, वो बर्थ जो होती है वो ट्रेन की, उसके साथ भी लॉक किया, चाबियां नबी बख्श बट के हवाले की।
खुद ट्रेन को रवाना किया वहां से, बाय बाय अपनी गाड़ी में बैठा आके एयरपोर्ट आ गए। नहीं, सीधा गया वहां जहां जिनको गाड़ी हैंडओवर हाँ। करनी थी, उन्हें गाड़ी हैंडओवर की, वहां कोई थोड़ा चाय पानी टाइम था, फ्लाइट ली, लाहौर आ गया, यहां अपनी आगे टीम को रिसीव किया। सिंध पुलिस को कानो कान खबर नहीं सर सिंध पुलिस को कानों का, सिंध पुलिस ने परवाह ही नहीं की कि ये क्या हो गया हमारे साथ। तो ये हुई। है आपने सर। ना थाने एंट्री कराई? कुछ नहीं सर। मैंने जब मैं वहां से रवाना होने लगा तो मैंने अपने कप्तान को, राणा मोहम्मद अयाज सलीम खान साहब को बताया कि सर मैं कम पाया कर लिया जी जनाब। उन्होंने वो हंसे क्या कल गा के, उन्होंने कहा किदा, मैं कहा जी बस कर लिया जनाब। उन्होंने कहा वेरी गुड यार, ये तो तू कमाल कर देता। मैं कहा जी आप सोच लें मैंने कितना बड़ा प्रोसेस बचा लिया, पर तू कितना किदा। मैं कहा सर मैंने वहां जाके हालात देख लिए थे, मुझे पता चल गया था कि यहाँ ऐसे ही है। हाँ, मैंने कहा अगर हम यूनिफॉर्म में होते, अगर हमने काली वर्दी पहनी होती तो हो सकता है हालात मुख्तलिफ होते, पब्लिक की फड़फुड़ लेती, लेकिन चूंकि हम यूनिफॉर्म में नहीं थे तो इसका मतलब है कि वहां पे जो भी सिविल में कार्रवाइयां होती हैं, जो चिट्टे कपड़ों में जो जो लोग जो कार्रवाई कर रहे होते हैं, उससे लोग खौफ खाते हैं ना, कहा परे परे हो जाओ, नेड़े नहीं लगना। तो सर पंजाब में ऐसा नहीं है। हाँ, पंजाब में तो नहीं है ऐसा। पंजाब में ऐसा नहीं है। आप तो अब डबल केबल लेके नहीं जा सकते सर। अब तो खैर हालात बिल्कुल यकसर बदल गए ना सीसीडी के बाद। अदरवाइज भी पंजाब की ऐसी सूरत हाल कभी नहीं हुई। बिल्कुल सही है। हमें कहीं भी रेड करने के लिए, अगर देखें ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं। हाँ, पुलिस स्टेशन में आपने एंट्री करनी, कोऑर्डिनेशन बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन हम एसएचओ को जरूर बता दिया करते कि भाई तेरे इलाके से आ रहे, कैड रखी, पता होना चाहिए तुम्हें कि यहाँ पे ये कार्रवाई होने जा रही है। तो इसमें एक और बड़ा केस है जिसको पता नहीं शवाहिद मिट गए या मिटा दिए गए, वो था हुमैरा असगर कत्ल केस, कि जिसकी बॉडी महीनों एक जगह पड़ी रही और शुबा जाहिर किया गया कि शायद इसे जहर दिया गया है, लेकिन वो बॉडी कहते हैं डिस्पोज ऑफ हो गई थी, शवाहिद मिट गए थे। नहीं सर, मैंने इस केस को बहुत स्टडी किया। हाँ। इस केस को मैंने बाकायदा सीआईए कराची के साथ में ऑन बोर्ड था। सीआईए कराची के साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशंस हैं आज भी, क्योंकि वो आपकी एक बच्ची कराची से अगवा हुई थी, वो बड़ा हाइप क्रिएट हुई उसकी, दुआ ज़हरा की, वो हमने रिकवर की थी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कराची पुलिस को हमने हैंड ओवर की थी। अच्छा। वो एक अलग से कहानी है। राना शाहिद हैं हमारे इंस्पेक्टर हैं, आजकल सीसीडी में मॉडल टाउन में तैनात हैं। वो एट दैट टाइम उन्हें डिप्यूट किया गया था। तब एक बच्चा जो था ना वो किडनैप हो गया था बहरिया से, मासूम सा बच्चा था 5 साल का। तो हम उसके, अरीज नाम था उस बच्चे का, हम उस केस में बहुत बिजी थे। दुआ का हमें पता चल गया कि दुआ कहाँ है, राना शाहिद को ऑल द वे लॉन्ग भिजवाया, राना शाहिद दुआ को लेके आया। फिर मीनवाइल सीनियर अफसरान जो थे उनके दरमियान ये कोऑर्डिनेशन हुई कि ये मिड ऑफ द मोटरवे ये कराची जाएंगे और इसको यहाँ पे दुआ को इनके हैंड ओवर किया जाए। तो फिर वो हम कोऑर्डिनेशन से दुआ को हमने उनके हैंड ओवर किया और वो कराची लेके चले गए। तो सो कराची पुलिस के साथ, सीआईए के साथ मेरा अच्छा ताल्लुक है, सलाम दुआ होती है, वेलकम गुड मॉर्निंग के मैसेजेस चलते हैं। हुमैरा असगर केस में ये मर्डर नहीं साबित हुआ। क्यों? देखिए सर, अलमिया है, इस पे मैं हमेशा बहुत दुखी होता हूँ, दिल गिरफ्ता होता हूँ। ब्रायलर फैमिलीज, अब होता मैं ब्रायलर के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। ना उसका कोई बाप है, ना माँ है, ना बहन है, ना भाई है, ना फूफी है, ना मासी है। रिलेशनशिप हमने ब्रायलर खा खा के ना सर, तो हम लोगों के रिलेशंस, हम लोगों की रिश्तेदारियां भी ब्रायलर हो चुकी हैं। दुख, दर्द, तकलीफ। सर आपकी औलाद भले जैसी भी हो, मैं तो अपनी औलाद को नहीं छोड़ सकता। हाँ, बिल्कुल सही है। औलाद नाखलफ भी होती है, औलाद से गलतियां भी होती हैं। तो फिर मैं कैसा सरबराह हुआ, मैं कैसा वालिद हुआ कि मैं अपनी औलाद को उस गहरी खाइयों की जानिब बढ़ते हुए देख के आंखें बंद कर लूं। मैं अगर कुछ भी ना कर सकूं तो मैं मॉनिटरिंग नहीं छोड़ूंगा। प्रैक्टिकल लाइफ में आने तक और अब तक क्लोज मॉनिटरिंग है। पता है कि कौन किधर जा रहा है, कौन शादी अटेंड कर रहा है, कौन हॉस्पिटल गया है, कौन हॉस्पिटल से आया है।
और हुमैरा से तो राब्ता ही नहीं था 6 महीने। सर हुमैरा के वालिदैन कहाँ गए थे? कहाँ थे वो माँ बाप? कहाँ थे वो बहन भाई जो उसकी जो स्केलेटन है, जो उसकी वो डिकम्पोज्ड बॉडी भी लेने को तैयार नहीं थे? गन पॉइंट पे बॉडी उन्हें दी गई जब पुलिस ने ये कहा कि आप लोग इसमें यू पीपल आर कल्प्रेट, आप मुल्ज़म हैं इस सारे वाकया के, तो फिर जाके तो वो बॉडी ले रहे हैं। सर हुमैरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं, किसे चैलेंज करना चाहिए? पेरेंट्स को। वालिदैन को चाहिए। पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स तो पहले ही मर गए हैं भाई। क्या ज्यादा से ज्यादा वो बेरारवी का शिकार हो गई होगी ना, ज्यादा से ज्यादा वो नाखलफ होगी, चूज कर ली उसने फील्ड वालिदैन की मर्जी के खिलाफ चूज कर ली। तो भाई साहब इसका क्या मतलब है? क्या आपने उसको जन्म नहीं दिया था? क्या वो आपके जिगर का टुकड़ा नहीं था? क्या वो आपका ब्लड नहीं था? सैकड़ों केसेस ऐसे देखने को मिले हैं लाइफ में जिसमें पेरेंट्स मुद्दई नहीं बन रहे, कोई ओन नहीं कर रहा, भाई ओन नहीं कर रहे, डिसओन कर रहे हैं। तो सर हुमैरा के साथ अगर वो पोस्टमार्टम जो मैंने स्टडी की है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो कोई ड्रग का इस्तेमाल साबित हो सका है, मोबाइल फोन की तमाम तर कम्युनिकेशन को पूरी तरीके से किया गया है, वेरीफाई किया गया है, मुद्दई नहीं है। अगर उसमें कोई ऐसा हिडन फैक्ट है जो कि बज़ाहिर सामने नहीं आ रहा, अब आप वो देखें ना, वो इतनी आइसोलेटेड है कि 9-10 महीने तक तो उसका पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है, और कोई पूछने वाला नहीं, कोई रपट दर्ज नहीं हुई गुमशुदगी। सर कोई उसको मिलने वाला नहीं है, कोई उसका दोस्त नहीं है, कोई उसका साथी नहीं है, किसी के साथ उसकी कम्युनिकेशन नहीं है। कहीं सितंबर या अक्टूबर में 24 लास्ट उसकी कोई लास्ट मैसेजिंग और कोई उसकी सोशल मीडियम की कोई अपडेट्स वगैरह हैं। तो कौन थी हुमैरा असगर? क्या हुमैरा असगर इस माशरे की सितम ज़रीफ़ी का शिकार हुई? क्या हुमैरा असगर अपनी इंडस्ट्री की सितम ज़रीफ़ी का शिकार हुई? या हुमैरा असगर अपने साथियों, अपने दोस्तों के जुल्म का निशाना बन गई? ये चीज़ें तो पुलिस ने सामने लेके आनी थी। पुलिस ने इसको थॉरोली स्टडी किया केस को। बेस करती है पुलिस इस किस्म के केसेस में एविडेंसेस पे, हियर से एविडेंसेस पे, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पे और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रही है कि वो ना तो उस पर कोई तशद्दुद हुआ, ना उसमें कोई ड्रग्स का इस्तेमाल सामने आया कि वो ओवरडोज होके। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो डॉक्टर ने क्लियरली ये लिखा है कि ये एक तबई मौत है। इतने महीनों बाद जब पोस्टमार्टम हो तो ये चीजें आ जाती हैं? सर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है नहीं। जितना पोस्टमार्टम की निस्बत हमारे पास अवेलेबल चीज़ें हैं, उस हद तक तो मैं ये समझता हूँ। एक लेबॉर्ट्री है सर आपके पूरे पाकिस्तान में, एंड आई सैल्यूट मोहम्मद शहबाज शरीफ। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि एहसानात हैं मुल्क व कौम पे। PFSA, पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी, एक एहसान अजीम है पंजाब की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए। एंड सेफ सिटी अथॉरिटी, ये भी देखें बहुत बड़ा। टेक्निकली कुछ गलतियां भी हैं, लोग लाइसेंस वो चलान के चक्कर में कुछ परेशान लेकिन हैं, उसका फायदा भी बहुत लेकिन उसके बेशुमार फायदे हैं। क्राइम स्पॉट करने के लिए सैलाब में बड़ा काम हुआ है, बेतहाशा काम हुआ है सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए। तो सर ये वो एहसानात हैं जो सिंध में नहीं है। वहां पे आज भी मैं आपको ये गारंटी से, आप इससे मुझसे साइन करवा लीजिए कि वहां पे वही हमारे जो मसीही बरादरी पोस्टमार्टम करती है ना जी, बाब उसी लेवल का पोस्टमार्टम। ना तो उसका कोई मवाद मिल सका,
ना ही उसके कोई बॉडी पार्ट्स मिल सके। जैसे सर डीएनए का एक खास है ना कि अगर आपके साथ कोई ज्यादती होती है तो डीएनए आपका 48 घंटे में नहीं सर, टेस्ट आ नहीं, जाए। देखें वो डीएनए जो है ना जी, वो तो आपको, आप किस डीएनए की बात कर रहे हैं? जो रेप केसेस में रेप या केसेस में जो हम यूज मर्डर करते हैं। केसेस में अगर हाँ कोई डीएनए हाँ मिल जाता है, तो देखें सर, वो तो डीएनए इस पे से तो नहीं मिल सकता था। हाँ, इसमें से वो नहीं डीएनए है। मिल सकता था कपड़ों से। इसमें से क्यों नहीं मिल सकता था? क्योंकि बॉडी को 8-9 महीने हो गए थे। जी, ठीक, एक चीज। दूसरा, तशद्दुद के निशानात या नहीं थे, तशद्दुद भी साबित नहीं हो नहीं हो सकता था सकता, नहीं हो सकता था। जब बॉडी डिस्पोज ऑफ हो जाती सर है। बेशक हो गई। देखिए आपकी जो, अच्छा ये ना सर बहुत बड़ी साइंस है। हम्म, अगर आपने फोरेंसिक्स को स्टडी किया हो, तो ये साइंस क्या है कि आपकी ये बॉडी है, हम्म। इस बॉडी पे अगर ये हिट हुआ है, हाँ, तो कंप्रेस होती है बॉडी। अच्छा अब ये जो हिट हुआ है ना सर, हाँ। ये अगर तो एक आम नॉर्मल इंसान जिंदा है, तो इसने रिकवर करना है, हाँ, ठीक बिल्कुल है? ठीक है। ये विद एक खास मुद्दत में ये रिकवरी हो जाएगी और ये नॉर्मल हो जाएगा। अगर ये इंजरी मौत का सबब बनी है। ना, सबब ना भी बने, हाँ अगर किसी और इंजरी से मौत हो गई है हाँ, या ड्रग से मौत हो गई है, एन उस वक्त उस टाइमिंग में जो आपकी रिकवरी पीरियड है, रिकवरी पीरियड से पहले आपकी मौत हो गई, तो हर चीज वहीं रुक जाती है, रिकवरी नहीं हो सकती। रिकवरी नहीं हो सकती। ठीक है। ये जो हिट हुआ है सर, ये आपकी बोन पे इफेक्ट करके गया है। ऐसा नहीं है कि इस हिट का आपकी बोन पे असरात मौजूद ना हो। और ड्रग्स? ड्रग्स जो है वो तो आपके मैदे से मिलनी है, वो तो आपको ब्लड से उसकी सैंपलिंग होनी है, ठीक है जी। और यस, जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, जो एडवांस साइंस है, वो आपकी जो बोन्स हैं उनसे भी आपकी ड्रग एडिक्शन का पता लगाया जा लेकिन सकता नॉट है। इन पाकिस्तान। सर पाकिस्तान में तो कख भी नहीं है सिवाय पीएफएसए के, और कुछ नहीं। हाँ, मैं पीएफएस से, पंजाब से जो है ना जी, फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी, ये बहुत एडवांस है, बहुत मॉडर्न। तो फिर ये केस क्लोज कर दिया गया क्योंकि पोस्टमार्टम में भी कोई चीज नहीं आई। जी, पोस्टमार्टम में कुछ और नहीं ये भी आया, नहीं आया। एविडेंस कोई नहीं आई, हमसायों ने कुछ नहीं बताया, जो उसकी ट्रांसपोर्ट वगैरह के मामला थे, जो उसको लाने ले जाने वाले लोग थे, जहां से वो शॉपिंग करती थी, जिन लोगों से उसका मिलना बनाना था, तकरीबन कोई 150 के करीब लोगों को इंटेरोगेट और किया इसमें गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी क्लोज कर दिया गया ना। डेफिनेटली सर, मुद्दई नहीं है सर। चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल सही है। चैलेंज करेगा कोई तो फिर वो फाइनल, कोई बताए ना जी, कोई भी चैलेंज कर दे, कोई दोस्त चैलेंज कर दे, कोई मीडिया पर्सनालिटी चैलेंज कर देती, कोई उसका पुराना प्रोड्यूसर चैलेंज कर देता कि जी हमें शक है कि ये शख्स मुजरिम हो सकता है, ये जुल्म इस शख्स ने किया होगा। ऐसा कोई नहीं मिला। सिंध पूरे में तो ऐसी लेबोरेटरी नहीं है नहीं है सर, कि जिसमें आपको 8 महीने बाद ड्रग के शवाहिद मिल जाएं। जी नहीं, आपको 8-9 महीने बाद डिकम्पोज्ड बॉडी से तशद्दुद के निशानात नहीं मिले। मिलते। तो इसका मतलब है कि हुमैरा असगर के साथ कुछ ना कुछ हुआ है या देखें, ज्यादती हुई। हुमैरा असगर के साथ अगर मुअम्मा कुछ, है एक। एक मुअम्मा है। हुमैरा असगर के घर के अंदर जो ये एक फ्लोर पे एक ही अपार्टमेंट है ना सर, हाँ जी। इसके अंदर फोर्स एंट्री कहीं से नहीं है, हम्म, और अंदर से चिटखनी भी लगी हुई है, विच इज नॉट पॉसिबल हाँ कि कि जिसने अगर आना कोई है। बिल्कुल सही है। दरवाजा खुला होना चाहिए, बाहर से चटक कोई लगी बंदा होती फिर है, वो खिड़की से वापस कोई जाए। लगी हो, क्रेन लगी हो, या फिर कोई वो जो फायर फाइटर्स के पास बड़ी सीढ़ी होती है, वो कोई उसके जरिए नीचे उतर के, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो सीआईए कराची की ऑब्जर्वेशन, जो फाइनल मेरी उनसे गुफ्तगू हुई थी, सीआईए कराची ने कैटेगोरिकली, वो लोकल पुलिस तो नहीं है, सीआईए इस हाँ। लोकल पुलिस तो नहीं है, कोई लोकल पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन इस इशू की कर रहे थे, वो तो अपनी गलतियों को छुपा सकते हैं, वो तो कहेंगे कि नहीं जी ऐसा नहीं हुआ। मेरी जो हुमैरा असगर केस पे सीनियर एसपी सीआईए के, उनसे मेरी बात हुई थी, और उनका ये कहना है कि लोकल पुलिस ने अपने तई तमाम लोगों को इंटेरोगेट किया है, 100-125 के करीब लोग इंटेरोगेट किए गए, किसी एक ने भी ऐसा शुबा जाहिर नहीं किया कि हुमैरा का इस वजह से मर्डर भी हो सकता है। अच्छा सर, जो एविडेंस कलेक्शन में जो प्रॉब्लम आती है पुलिस को, और कहते हैं कि पुलिस का हर शख्स इतना ज्यादा कह लें कि ट्रेंड भी नहीं होता एविडेंस कलेक्शन में, क्या ये बात दुरुस्त है? ये किसी हद तक दुरुस्त है।
पुलिस ने ये तजर्बाती तौर पे भी और फिर अमली तौर पे इस चीज़ का आगाज़ किया पंजाब लेवल पे, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज करवाए गए कि हर काम के लिए एक स्पेशलाइज्ड फोर्स होनी चाहिए, एक स्पेशलाइज्ड यूनिट होना चाहिए, उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर्स में स्पेशलाइज, जैसे मैं पुलिस ऑपरेशंस स्पेशलिस्ट हूँ, इस तरह से इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट, इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट। अब सर उस पे अमली तौर पे जो है ना वो मामला नहीं चल सका आगे। नफरी की कमी की वजह से जो काम मोहम्मद हुसैन को करना चाहिए वो नूर मोहम्मद कर रहा है, जो नूर मोहम्मद को करना चाहिए वो मोहम्मद हुसैन कर रहा है, उस टाइम अवेलेबल है वो कर जो अवेलेबल है वो कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। होमिसाइड के लिए होमिसाइड के एक्सपर्ट्स होने चाहिए, बिल्कुल सही। जो नार्कोटिक्स का केसेस वो नार्कोटिक्स के एक्सपर्ट होने चाहिए, फिर किडनैपिंग एक्सपर्ट है वो किडनैपिंग। फिर सर इसके अलावा रेवेन्यू की बहुत शदीद कमी है, बहुत कमी है, फंड्स मुकम्मल नहीं है, और प्लस सोर्सेज और रिसोर्सेज की शदीद हद तक कमी है। प्लस जो बर्डन ऑफ वर्क है एक पुलिस ऑफिसर को, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, खा वो तफ्तीशी तो वो है ना जी, तालीम तो उसने बुनियादी भी हासिल की, एडवांस कोर्सेज भी किए, तो अगर स्पेशलाइजेशन नहीं भी है तो वजन जो है, हुजम उसके ऊपर जो लाद दिया गया है केसेस का, जो जिसके पास 10 केसेस होने चाहिए उसके पास 70-80 केसेस हैं। अब कहाँ 10 कहाँ 70, ना तो वो इंसाफ कर सकता है, और फिर उससे बढ़ के सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इधर से केस रजिस्टर होता है और उससे अगले लम्हे उस पे 173 की रिपोर्ट का बर्डन आ जाता है कि यदि 173 की रिपोर्ट फौरी 173 की रिपोर्ट सबमिट की जाए, ना उसको टाइम मिलता है, टाइम फ्रेम भी बड़ा मुख्तसर है, उसमें वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर सकता है। एंड अबव ऑल सर, सबसे बड़ा जो एक कमजोरी है वो है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन ब्रांच बुनियादी तौर पे केस की इब्तदाई सूरत हाल से लेके अंजाम तक साथ चलने वाली एक ब्रांच है, जिसका अवलीन फर्ज यही है, जिसने कोर्ट को असिस्ट करना, सारे जिसने कोर्ट को भी असिस्ट करना है, जिसने कोर्ट में केस जो है उसको लेके आगे चलना है बुनियादों पे। वो सर उसका फर्ज तो ये है कि प्रोसिक्यूटर जो है, प्रोसिक्यूशन ब्रांच का जो ऑफिसर है, वो पहले कभी हुआ करता था, वो ये फिर ब्रांचेस अलग हो गई, उसे रजिस्ट्रेशन ऑफ केस से लेके चालान की तरतीब तक, चालान तैयार होने तक लम्हा ब लम्हा साथ तमाम मामलात को लुक आफ्टर करना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि यहाँ पे ये कमी है इसको पूरा करें, यहाँ ये कमी है इसको पूरा करें। वेरएस उन तक मामला पहुंचता है जब पुलिस अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर लेती है। मुकम्मल तफ्तीश जब ले जाके प्रोसिक्यूटर के सामने रखी जाती है तो उसमें 50 एतराज़ात लगा देते हैं, उसका टाइम भी नहीं होता, बड़ा मुख्तसर टाइम होता है। इधर से अफसरान का चढ़ाओ, उधर से अदालत का चढ़ाओ, इधर मुलजम जो है वो जेल में गया हुआ है या नहीं, अगर गया हुआ उसने बेल करवाई हुई है तो उसको फाइनलाइज करना जरूरी है। अब सर वहां पे आते हैं एतराज़ात, और वो एतराज़ात दूर हो जाते हैं सर। कैसे दूर हो जाते हैं, मेरे इशारा समझिए आप, बस एतराज़ात दूर हो जाते हैं। अब वो जो एतराज़ात दूर होते हैं वो एतराज़ात तो थे, दूर वो हो गए, इसलिए वो प्रोसिक्यूशन वो दफा दूर हो गया। अब जब वो प्रोसिक्यूशन के लिए आप उसको अदालत में लेके जाते हैं तो वो मामला जो है वो फिर उसको खटाई में डाल देते हैं। तो पुलिस के पास सोर्सेज रिसोर्सेज की कमी, टाइम की कमी, बर्डन ऑफ वर्क, एंड अबव ऑल जो ये दो इदारे जिनका चोली दामन का साथ है, प्रोसिक्यूशन एंड इन्वेस्टिगेशन, ये अगर साथ नहीं चलते, और फिर जिन मुकदमात में मुद्दई मुकदमा जो है वो पुलिस से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता, पुलिस से ज़्यादा वो हसास अंदाज में पैरवी नहीं करता, तो वैसे पुलिस पेन नहीं लेती, पुलिस को पेन लेने की ज़रूरत क्या है? 150 मुकदमा तफ्तीशी अफसर की उसमें बक्से में पड़ा हुआ है, तो उस 150 में से अब एक मुकदमा वही निकलेगा ना सर जिसका मुद्दई जिंदा है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब। नाजरीन, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।